हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता और आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बोलना चाहती हूं कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है मेरे पास तो उसको कवर करना ज़्यादा ईजी होता है। बाकी चलिए टॉपिक देखते हैं, डिफरेंस क्या है हायर परचेज में और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। पहला पॉइंट हमारा बोलता है अंडर हायर परचेज, वन सेकेंड, हाँ, अंडर हायर परचेज सिस्टम द सेलर एग्रीज टू सेल द आर्टिकल ऑन द कंडीशन दैट द बायर शैल पे द परचेज प्राइस थ्रू इंस्टॉलमेंट्स। देखिए मैं आपको अपने लैंग्वेज में बताती हूँ हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है क्या। देखिए आप मान लीजिए कोई आर्टिकल खरीद के अपने घर ला रहे हैं और वो काफ़ी महंगी है, फॉर से 40,000 की है, ठीक है। अब आप उसका अभी 10,000 डाउन पेमेंट करके दुकानदार को दे वो आर्टिकल खरीद लेते हैं, ठीक है। एक केस हो सकता है कि आपको ओनरशिप तुरंत मिल जाए, आप उसके मालिक तुरंत हो जाए। एक केस हो सकता है कि वो कहे कि जब तक आप ये पूरा पैसा हमें जैसा भी आप देना चाहते हैं, जिस भी इंस्टॉलमेंट में आप पे करना चाहते हैं, 10-10 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से या क्वार्टरली या कैसे भी आप पे करना चाहते हैं, जब तक कि आप ये पूरा पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक आप इसके ओनरशिप नहीं होंगे। तो ये दो केस हो सकता है। तो बस डिफरेंस ये है, मेन डिफरेंस यही है कि जब ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, जैसे ही आर्टिकल आपके पास आया और आपको ओनरशिप मिल गई तो वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है। और अगर ओनरशिप पूरे इंस्टॉलमेंट पूरी पेमेंट होने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर होती है तब आपको हक मिलता है उस आर्टिकल को यूज़ करने का, तो वो हायर परचेज होता है। मेन डिफरेंस इसका यही होता है। आगे टैब्यूलर फॉर्म में हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा डिफरेंस आपको क्लियर होगा जो मेन डिफरेंस है। अब चलिए टैब्यूलर फॉर्म में आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है, गवर्निंग एक्ट। किस गवर्निंग एक्ट के तहत ये हायर परचेज काम करता है और इंस्टॉलमेंट सिस्टम काम करता है। तो हायर परचेज आता है, हायर परचेज एक्ट 1972 के अंडर ये गवर्न होता है, इसके तहत ये काम करता है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम गवर्न होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किस तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग। हायरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, एक रेंट की तरह काम करता है, क्योंकि जब हमें आर्टिकल मिली तो हमें उसके साथ उसकी ओनरशिप नहीं मिली थी, हम उसके लिए बदले में उसका कुछ पेमेंट करते अभी भी कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट बधी है, तो वो इंस्टॉलमेंट एज अ हायर परचेज काम करता है, उसे हम हायर परचेज बोलते हैं। तुरंत उसकी ओनरशिप हमें नहीं मिलती, तुरंत हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है, हायरिंग का एग्रीमेंट है, जबकि ये सेल का एग्रीमेंट है। यहाँ पे जैसे ही आर्टिकल ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम सेलर टू बायर, यानी खरीदार जब जो दुकानदार है उससे खरीदार के पास जैसे ही वो आर्टिकल गया, ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक भी उसी खरीदार के पास चला गया, इसलिए ये एग्रीमेंट है सेल का। और ये हायर परचेज में एग्रीमेंट है हायरिंग का, ये एक रेंट की तरह काम करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पासिंग ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप वही मालिकाना हक, वो इसमें क्या होता है, लास्ट पेमेंट जब तक कि एक एक पाई नहीं चुका दी जाती है बायर द्वारा सेलर को, यानी कि हायर परचेजर द्वारा हायर वेंडर को, तब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसमें ओनरशिप जो होती है, जो उसका मालिकाना हक होता है, वो तुरंत ही ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे ही आर्टिकल ट्रांसफ़र हुआ उसके साथ उसका हक भी ट्रांसफ़र हो गया। अब सेलर क्या उस आर्टिकल पे कोई हक नहीं है और बायर ही उसका ओनर होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज चार्जेस। मंथली पेमेंट हेयर इज टर्म्ड एज हायर परचेज, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट बंधे होते हैं उन इंस्टॉलमेंट को इस एग्रीमेंट में बोलते हैं हायर परचेज। इस केस में उसको बोलते हैं हायर परचेज, जबकि इस केस में जो किश्तें बंधी होती हैं उन्हें बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। और इसमें हायर परचेज में जो किश्तें बंधी होते हैं उसे बोलते हैं हायर परचेज। नाउ राइट टू टर्मिनेट, कौन इसे बीच में रोक सकता है, कौन इसे टर्मिनेट कर सकता है, दोनों ही केस में। हायर परचेज के केस में जो हायर परचेजर है जिसने आर्टिकल खरीदा है वो उसे टर्मिनेट कर सकता है अगर वो सक्षम नहीं है पेमेंट करने के, या किसी और रीज़न से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो वो इसे टर्मिनेट कर सकता है। हायर परचेजर यहाँ पे टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट और गुड्स को रिटर्न कर सकता है हायर वेंडर को। लेकिन इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम यहाँ कोई राइट नहीं है परचेजर का या बायर का, खरीदार का, कि वो दुकानदार को वापस कर दे वो आर्टिकल।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिस्क एंड रिपेयर। यहाँ पे रिस्क कौन बॉन्ड करेगा? तो रिस्क आर बॉन्ड बाय द हायर वेंडर टिल द लास्ट पेमेंट बाय हायरर। जब तक यहाँ पे जो रिस्क बॉन्ड करेगा वो हायर वेंडर बॉन्ड करेगा, क्योंकि ओनरशिप के साथ ही रिस्क का नाम लिया जाता है या ओनरशिप के साथ ही रिस्क लगा हुआ होता है। तो जो ओनर होता है अल्टीमेटली वही रिस्क बॉन्ड करता है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बोला ओनरशिप के साथ ही रिस्क होता है, तो ओनर जो है वो कौन है? वो बायर है, तो बायर के साथ ही रिस्क है, यानी कि रिस्क कौन बेयर करेगा? वो बायर करेगा। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू सेल। कौन आर्टिकल बेच सकता है दोनों ही केस में? यहाँ पे क्योंकि ओनरशिप जिसके पास रहती है उसी को हक होता है कि वो आर्टिकल को लेके कोई डिसीजन ले। तो यहाँ पे हायर वेंडर यानी कि जो सेलर है, हायर वेंडर है, उसी की ओनरशिप होती है, तो उसी को राइट होता है कि वो ये आर्टिकल बेच सकता है। नाउ हियर द राइट लाइज विद द बायर, यानी कि खरीदार के पास वो राइट है कि वो आर्टिकल बेच सके। Now moving to next point, our next point is right of possession of goods, repossession of goods, यानी कि वापस लेने का अधिकार। तो वापस लेने का अधिकार यहाँ पे वेंडर का देखिए, द हायर वेंडर में टेक बैक और रीपोजेस द गुड इफ द हायर परचेजेस फेल टू पे इंस्टॉलमेंट। अगर हायर परचेजर यानी कि जो खरीदार है उसने अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर वो फेल कर जाता है इंस्टॉलमेंट पे करने से, तो हायर वेंडर वो गुड वापस ले सकता है, यानी कि उसे रीपोजेस कर सकता है, वापस उससे ले सकता है अगर हायर परचेजर ने लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे की हो, लास्ट या फिर अगर वो इंस्टॉलमेंट पे करने से पीछे हट रहा हो या पे नहीं कर रहा है, इन उस केस में हायर वेंडर गुड्स वापस ले सकता है। इसमें सेलर वापस नहीं ले सकता या वापस रिपोजेस नहीं कर सकता गुड्स, क्योंकि ओनरशिप उसी टाइम ट्रांसफर हो गई थी जब हमने सेल किया था। अब बायर का पूरा हक भी था कि वो उसे प्लेज कर सकता है, यूज़ कर सकता है, कुछ भी होगा वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। अब वो अगर उस दौरान इतना यूज़ कर चुका है और अब वो सेलर को रिटर्न कर रहा है, तो देयर इज़ नो पॉइंट, इसलिए यहाँ पे सेलर कैन नॉट रिपोजेस द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता है परचेजर, तो seller can only sue that person for the unpaid amount। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि अगर सेलर यहाँ पे सेलर रीपोजेस नहीं करेगा गुड, लेकिन जो अमाउंट उसका अनपेड है उसके लिए वो उस परचेजर को स्यू कर सकता है, लेकिन रीपोजेस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई फ्रिज लेकर आई अपने घर और आपने उसकी इंस्टॉलमेंट बंधवा ली, उस टाइम आपको उसका हक भी मिल गया, आप अपने घर लाए हो, रखे हो, यूज़ कर रहे हो, डैमेज भी कर दिया या स्क्रैच आ गई, अब आप सेलर को कहोगे आप अपना प्रोडक्ट ले लो, मैं आपको मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। तो इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में वो रीपोजेस नहीं करेगा आपके गुड, जबकि वो अनपेड अमाउंट के लिए आपको स्यू कर सकता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरफीचर ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। बोल रहा है फॉरफीचर यानी कि अमाउंट को जब्त कर लेना। फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना। तो क्या क्या अमाउंट यहाँ पे जब्त होगा दोनों ही केस में, चलिए देखते हैं। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बाय द हायर परचेजर, बोल रहा है हायर परचेजर जब कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाता है या फिर एग्रीमेंट को टर्मिनेट करता है, तो उस केस में क्या होता है कि हायर वेंडर गुड्स भी रिपोजेस कर लेता है और जो अभी तक हायर परचेजर ने अमाउंट पे किया था उसे भी जब्त कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे वो गुड्स भी ले लेगा और जो अमाउंट अभी तक इंस्टॉलमेंट के रूप में हायर परचेजर ने उसे पे की थी वो भी जब्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो राइट होता है जब्त करने का वो हायर वेंडर का होता है, गुड्स के साथ साथ अमाउंट भी। और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, सेलर विल नॉट फॉरफीट अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द बायर। यहाँ पे जो ऑलरेडी अमाउंट पे हो चुका है उसके लिए वो उस अमाउंट को फॉरफीट नहीं करेगा और सिर्फ रेस्ट अमाउंट के लिए बायर को स्यू करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी ऑफ गुड्स। सेफ्टी का ध्यान किसे रखना होता है? तो सेफ्टी का ध्यान जैसे कि इस केस में हायर परचेज के केस में हायर परचेजर को ध्यान रखना होता है सेफ्टी का, कि जब तक गुड्स उसके पास पड़े हैं, हायर परचेज के एग्रीमेंट में जब तक गुड्स हायर परचेजर के पास पड़े हैं तब तक ना वो उसे प्लेज कर सकता है, ना उसे वो डैमेज कर सकता है, ना वो किसी और को दे सकता है, ना उसे वो बेच सकता है। तो पूरी सेफ्टी का ध्यान हायर परचेजर को रखना होता है। जब तक कि ओनरशिप उसको ना मिल जाए तब तक वो उसे अपने अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकता। और इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम बायर किसी के लिए लायबल नहीं होता है, क्योंकि वो खुद ओनर है, वो खुद उसके लिए डिसीजन ले सकता है अपने आर्टिकल के लिए, तो वो किसी के लिए लायबल नहीं होता है, ना वो सेलर के लिए ना वो किसी और के लिए लायबल होता है उस गुड्स को संभालने के लिए, या उस गुड्स की सेफ्टी को लेकर वो किसी और के लिए लायबल नहीं होता है।
ठीक है। नाउ सेकेंड लास्ट पॉइंट इज, नो दिस इज लास्ट पॉइंट इज बेली। बेली क्या होता है लीगल टर्म में, अगर देखा जाए बेली को बोला जाता है वो ऐसा पर्सन जिसके पास हम अपना आर्टिकल तो दे रहे हैं बट वो उसका ओनर नहीं है। कुछ टाइम पीरियड के लिए हम उसे अपना आर्टिकल देते हैं बट वो सिर्फ उस फिजिकल एग्जिस्टेंस उसके पास जाती है, ना कि ओनरशिप, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, बेली कौन होगा, हायर परचेजर ऑब्वियसली बेली होगा। क्यों, क्योंकि ओनर तो अभी भी हायर वेंडर होता है, जब तक पूरी पेमेंट नहीं हो जाएगी तब तक हायर परचेजर ओनर कहलाएगा नहीं। और क्योंकि वो ओनर नहीं कहला रहा और उसी के पास आर्टिकल पड़ी है तो वो बेली की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे बेली कौन होगा, हायर परचेजर बेली होगा, क्योंकि वो ओनर नहीं है। और यहाँ पे बायर इज द ओनर ऑफ द गुड्स, दिस इज हिज लीगल ऑब्लिगेशन इज नॉट दैट ऑफ बेली। और वो बेली नहीं है, यहाँ पे बेली नहीं होगा कोई भी, क्योंकि वो खुद ओनर है। और ओनर बेली नहीं है क्योंकि उसके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, तो राइट भी है उस आर्टिकल को यूज करने का। उस आर्टिकल को वो अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग उसे संभालेगा। तो यहाँ पे बेली की तरह बायर वर्क नहीं करता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। जबकि यहाँ पे जो बायर है, यहाँ पे जो हायर परचेजर है जिसके पास ओनरशिप नहीं है, तो वो एज अ बेली वर्क करता है हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत। तो ये था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।